video we are going to discuss the meaning or definition of assessee in a Income Tax Act 1961। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट होता है, ठीक है, उसमें असेसी जो है, असेसी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसका कौन सा सेक्शन है, उसमें कौन सी पर्सन आते हैं। सबसे पहले असेसी, इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है, ठीक है। अगेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में हम असेसी की डेफिनेशन या मीनिंग को समझेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज़ पेएबल अंडर द एक्ट। सिंपल इसका मतलब क्या है, कहते कोई भी पर्सन। अगेन अब पर्सन कौन होता है, पर्सन की डेफिनेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहले आपको बताई है, तो आप वो वाली वीडियो पहले जाके देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन जिसने, कहते हैं, कोई भी तरह का टैक्स, किसी भी तरीके का, कहते हैं, सम ऑफ मनी मतलब पैसा पे करना होगा किसको, इस एक्ट के अंदर, कि इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को उसने कोई भी टैक्स पे करना है, कोई भी इनकम पे करनी है, सॉरी कोई भी सम पे करना है, ठीक है, वो पर्सन असेसी होगा। अब हम देखते हैं एनी टैक्स का मतलब क्या है। एनी टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, ठीक है, जो तो आपको मैंने पहले बताया था, एंड TDS। अगेन TDS क्या होता है कि सपोज, ठीक है, मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और उस इंस्टीट्यूशन में मैंने कुछ प्रोफेशनल टीचर्स को, प्रोफेसर को हायर किया हुआ है, एंड वो जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल टीचर हैं, वो मेरे इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, ठीक है, एंड उसके भी मैं उसको क्या पे करती हूँ, सैलरी पे करती हूँ, ठीक है। और वो जो सैलरी मैं पे करती हूँ उसको, उस पर मैंने क्या काटना होता है, TDS काटना होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने बैंक में, ठीक है, बैंक वाले भी जो आपको इनकम पे करते हैं, जो भी आपको अमाउंट पे करते हैं, उसमें भी TDS कटता है। TDS का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अपनी इनकम पे तो टैक्स देना ही देना है, बट अगर मैंने, ठीक है, अगर मेरी इंस्टीट्यूशन, अगर मेरी बिज़नेस है, ठीक है, एंड उस बिज़नेस में जो भी मैं किसी को टैक्स है, जो भी मैं किसी को अमाउंट पे करूँ, ठीक है, इनकम पे कर रही हूँ, किसी को सैलरी पे कर रही हूँ, तो उस सैलरी की अमाउंट में से मैंने TDS टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, कुछ टैक्स की अमाउंट काट के वो भी गवर्नमेंट को पे करनी होती है। एंड नेक्स्ट है आपका एनी अदर सम। एनी अदर सम में क्या होता है, सपोज, ठीक है, आपने कुछ टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, आपने लेट टैक्स पे किया, ठीक है, आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं फाइल करा, ऐसी कुछ भी चीज़ें आपने नहीं की, तो उस केस में आपको क्या लगता है, फ़ाइन या पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो कोई भी फ़ाइन या कोई भी पेनल्टी, ठीक है, जो आपने गवर्नमेंट को पे करनी है, वो किस में आती है, एनी अदर सम में आती है। अगेन कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसने टैक्स पे करना है, कोई भी ऐसा पैसा जिसे फ़ाइन पेनल्टी पे करनी है गवर्नमेंट को अंडर दिस एक्ट, उससे हम कहते हैं असेसी। अब असेसी में कहते हैं इसके अलावा और भी काफ़ी पर्सन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, एवरी पर्सन इज रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन, कि वो पर्सन, ठीक है, जिसके बिहाफ पे या जिसके ऊपर, कहते हैं, कोई भी तरह की प्रोसीडिंग चल रही हो, ठीक है, वो पर्सन भी असेसी कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए था, ठीक है, उसने अपना टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, उसकी अर्निंग काफ़ी अच्छी थी, मान लो 10 लाख थी उसकी अर्निंग, ठीक है, बट वो क्या कर रहा था, उसने अपनी अर्निंग को कम शो किया और उसके बिहाफ पे उसने टैक्स नहीं पे किया, ठीक है। देन जब इस बात का पता लगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर केस फाइल किया, ठीक है, इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी कि हाँ भाई, तूने पिछले अपनी जो इनकम है उस पर भी टैक्स नहीं पे किया और अभी भी तू अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो मिस्टर एक्स पे क्या लगी, फ़ाइन या पेनल्टी लगी। तो यही चीज़ उन्होंने कहा है कि जो भी पर्सन जिसके ऊपर, कहते हैं, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो, प्रोसीडिंग का मतलब होता है लीगल एक्शन, कोई भी किसी भी तरीके का लीगल एक्शन चल रहा हो, उससे वो भी, कहते हैं, पर्सन असेसी में आता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग है और ये जो लीगल एक्शन है, ये किस टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम पे असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करनी, कोई वैल्यूएशन निकालनी, ठीक है, अपनी टैक्स की। फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम की असेसमेंट के लिए, और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की इनकम के लिए भी जिसके लिए आप असेसिबल हो, ठीक है। ऐसी तरह की आपको जो प्रोसीडिंग चलती हैं तभी भी आप असेसी कहलाते हो। इसके मतलब को समझने के लिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको जैसे पता होगा कि आपके जो इनकम टैक्स का जो टॉपिक है, ठीक है, उसके आगे ही आपको ये चैप्टर मिलेगा, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। ये आपके इनकम टैक्स की बुक है, उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा क्लबिंग ऑफ इनकम, ये हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। सिंपल ये देखिए एग्जांपल आपकी, जैसे कि एक्स एक बिजनेसमैन था, ठीक है, एंड उसका जो अर्निंग थी वो कैसे हो रही थी, उसको बिजनेस से कितने पैसे मिलते हैं, 20 लाख, और रेंटल इनकम कितनी थी उनकी, उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से उसको कितना रेंट मिल रहा था, 10 लाख का, ठीक है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, 30 लाख की, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स का रूल यही होता है कि जो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे ही आपका टैक्स इंक्रीज़ होता है। जितना आप ज़्यादा कमाओगे उतना ही ज़्यादा आप गवर्नमेंट को पे करोगे। तो इससे तो ये तो इसको पता था, ठीक है, एक्स को। तो एक्स से क्या सोचा, अगर मैं 30 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे टैक्स भी ज़्यादा पे करना होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो इसको जो रेंटल इनकम मिल रही थी, ठीक है,
जिस प्रॉपर्टी से उसे रेंट की कमाई हो रही थी उसने वो प्रॉपर्टी, ठीक है, अपने नाम से हटा के किसके नाम पे कर दी, अपने पेरेंट्स के नाम पे कर दी। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। अब एक्स क्या कहेगा कि मुझे कितनी कमाई हो रही है, 20 लाख की, ठीक है, और जो ये रेंट का पैसा है ये किसकी कमाई है, ये पेरेंट्स की कमाई है। एंड पेरेंट्स की अगेन इनकम तो ज़्यादा है, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, अगेन उनकी फ़ाइल बनेगी इनकम टैक्स की, ठीक है, वो रिटर्न फाइल करेंगे, सारा उनकी प्रोसीडिंग चलेगी। एंड इसका फ़ायदा क्या होगा, पेरेंट्स की अमाउंट एज वो ज़्यादा ही है, ठीक है, और उस पर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स में आपको एज की लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको कुछ अमाउंट की छूट मिलती है, जैसे कि 2.5 लाख 5 लाख ऐसे आपको छूट मिलती है। तो जैसे पेरेंट्स ने अपनी, ठीक है, फाइल बनाई, उनको पहला, जैसे एग्जांपल अज्यूम कर रही हूँ मैं कि उनको 5 लाख की छूट मिल गई, इट मीन्स बचे 5 लाख, ठीक है, इस 5 लाख पर उनको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो जब ये 5 लाख पे टैक्स पे करेंगे तो उसकी अमाउंट कितनी होगी, कम होगी, ठीक है। एंड वही अगर जो एक्स, ठीक है, अपनी टोटल अमाउंट पे टैक्स पे करता तो उसकी अमाउंट क्या होनी थी, ज़्यादा होनी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम में। क्लबिंग ऑफ इनकम में हम सीखते हैं कि हमने कैसे अपनी इनकम को क्लब करना है, ठीक है। क्लब करने का मतलब होता है कि हमने इस तरीके से अपनी इनकम को प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, जिससे मेरा टैक्स है वो कम शो हो, ठीक है। ये हम क्लबिंग ऑफ इनकम में करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक्स क्या करेगा, अपना टैक्स कम पे करेगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कहते आपने क्लबिंग ऑफ इनकम ऐसे नहीं करनी, ठीक है, आपने कोई भी चालाकी नहीं करनी टैक्स पे करने के वक्त। जब उनको पता लग जाएगा, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को कि जो एक्स है, ठीक है, उसने जानबूझ के टैक्स को कम करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो अपने पेरेंट्स के नाम कर दी, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के अगेन एज ज़्यादा होती है, ठीक है, और उनकी फर्स्ट टाइम, ठीक है, इनकम जा रही है, टैक्स जा रहा है, तो उनकी जो टैक्स की अमाउंट है वो डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एक्स पे प्रोसीडिंग लगाएगी कि हाँ भाई तूने ऐसा किया तो क्यों किया, ठीक है, अपनी जो रेंट की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको अपने पेरेंट्स के नाम पर क्यों किया। इसलिए यहाँ गिवन है कि जो असेसमेंट होती है, ठीक है, अपनी इनकम की जो 10-20 लाख है उस पर तो उसने असेसमेंट करनी है, कहते, और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी भी दूसरे पर्सन, ठीक है, जो असेसमेंट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज़ असेसिबल, कि जिसके ऊपर आप असेसिबल हो। इसकी एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक था मिस्टर वाई, ठीक है, अगेन ये क्या था, बिजनेसमैन था, इसका एक सन था जो कि था माइनर था, ठीक है, 17 ईयर था उसका एज थी, ठीक है। उसने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, उसकी इनकम भी ज़्यादा थी, ठीक है, अगेन टैक्स को कम पे करने के लिए उसने क्या किया, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी अपना उसका बिजनेस है, उसने किसके नाम पे कर दिया, अपने माइनर बेटे के नाम पे कर दिया। तो अब टैक्स किसके भी हाफ पे जाएगा, माइनर के भी हाफ पे जाएगा, ठीक है। बट इसका फ़ायदा क्या होगा, वाई को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो माइनर है उस पर भी अगेन आपको पता है जो टैक्स की अमाउंट है वो कम लगती है, ठीक है। अगेन इस केस में भी कहते हैं जो आपने जो क्लबिंग ऑफ इनकम की है, जो आपने प्लान बनाया, ठीक है, टैक्स को कम पे करने का, ये भी कहते हैं गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। गवर्नमेंट इस केस में भी अपने जो वाई है, ठीक है, बिजनेसमैन, उस पर क्या करेगी, फाइन या उस पर अपनी प्रोसीडिंग या लीगल एक्शन चलाएगी कि हाँ भाई तूने टैक्स कम करने के लिए अपने बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी क्यों की। तो उसके आपको अगर आपने ऐसा पर्टिकुलर एक्शन किया है, ठीक है, अपने टैक्स को कम करने के लिए, देन आपको कुछ फ़ाइन, कुछ पेनल्टीज पे करनी होती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू डिटरमाइन द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और सच अदर पर्सन, कि अगर आपके बिजनेस में सपोज लॉस हो जाता है, ठीक है, अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता, उसकी जगह लॉस होता है, दैन उस केस में क्या गवर्नमेंट आपको टैक्स वापस करती है, नहीं। उस केस में सिंपल आपको कुछ एडवांटेज मिलते हैं। वो एडवांटेज क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स एक बिजनेसमैन था, ठीक है, उसका जो करंट ईयर था, उनके जो प्रेजेंट ईयर वो कितना है 2019 और 20, उसमें उसको कितनी इनकम हुई थी, 5 लाख की इनकम हुई थी, ठीक है। तो लॉजिक वाइज टैक्स किस अमाउंट पे जाना चाहिए था, इस अमाउंट पे, ठीक है। बट कहता जब उसने टैक्स पे किया, ठीक है, तब उसने बताया कि मुझे पिछले साल क्या हुआ था, लॉस हुआ था कितने का, 2 लाख रुपये का, ठीक है। तब उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, जो ठीक है जितना आपको इस टाइम प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसमें से आप अपना पिछले साल का जो लॉस है उससे माइनस करके जो आपकी नेट अमाउंट आती है, ठीक है, प्रॉफिट में से पिछले साल का लॉस को माइनस करके जो नेट अमाउंट आती है, तो उस अमाउंट पे आप टैक्स पे करो। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो टैक्स है वो थोड़ा कम होगा। अगेन आपको जो लॉस के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, आपको छूट दे देती है कि जितना आपको नुकसान हुआ है आप उस अमाउंट पे टैक्स मत पे कीजिए, ठीक है, उसको माइनस करके जो बचता है जितना प्रॉफिट उस पर टैक्स पे कीजिए। इट मीन्स आपका जो टैक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो टैक्स बिल्कुल ही माफ़ कर देती है या तो आपको कंप्लीट टैक्स वापस करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, ठीक है, कि जैसे अगर आपने कोई भी अमाउंट, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को पे करनी है, बट वो अमाउंट आपने नहीं पे की, दैन उस केस में भी आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग या लीगल एक्शन हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि सपोज, ठीक है, जब आप टैक्स पे करते हो, ठीक है, जब आप टैक्स पे करते हो तो ये नहीं होता कि आपने सिंपल पैसे पे करने होते, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बनवाने होते हैं, कुछ आपको कुछ प्रोसीजर का, ठीक है, फॉलो करना होता है।
तो इन केस ठीक है, अगर आपने या तो टैक्स ना पे किया हो ठीक है, या तो कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ फाइल ना बनाई हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी हो कि आपने बनानी ही बनानी है ठीक है, देन उस केस में आपको क्या होगा, आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग, लीगल एक्शन होगा कि आपको जो हमने काम किया था वो आपने काम नहीं किया, देन आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग चलेगी। या तो आप वो काम कीजिए इन अ स्पेसिफिक टाइम, और नहीं तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। तो सिंपल इस पॉइंट में हमने क्या सीखा कि जो असेसी होता है ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक तो पर्सन ठीक है, और उस पर्सन ने क्या पे करना है, कोई भी तरह का टैक्स एंड कोई भी तरह की अमाउंट ठीक है, चाहे वो फाइन हो चाहे पेनल्टी हो, किसको पे करनी है, गवर्नमेंट को अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, असेसी ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि असेसी में पर्सन तो आते हैं ठीक है, इसके अलावा और कौन से बंदे आते हैं, कहते हैं पर्सन के अलावा ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशन ठीक है, वो सभी अपने आते हैं पर्सनस जिनके ऊपर कोई भी तरीके की प्रोसीडिंग मतलब लीगल एक्शन हो रहा हो। अगर एंड लीगल एक्शन किस तरीके का, 3 टाइप्स के होते हैं ठीक है लीगल एक्शन। फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, जब आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम की कैलकुलेशन निकालनी हो ठीक है, तब आप उस पर लीगल एक्शन करते हो, वो वाला पर्सन भी इंक्लूड होता है। कैलकुलेशन ऑफ लॉस, जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिजनेस में कितना लॉस हुआ है ठीक है, उसकी कैलकुलेशन के लिए जो प्रोसीडिंग करते हो ठीक है, तो वो वाला पर्सन भी इंक्लूड होता है यहाँ पे। एंड कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ठीक है, अगर किसी पर्सन ने सपोज कोई काम नहीं पे किया ठीक है, कोई अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, कुछ भी आपने लीगल एक्शंस या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट की, दैन उस पर्टिकुलर पर्सन पे जो आप फाइन लगाते हो, जो आप प्रोसीडिंग करते हो, वो भी पर्सन आपके एसएससी में आता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसएससी, 3 टाइप के एसएससी होते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी, सेकंड रिप्रेजेंटेटिव एंड थर्ड एसएससी इन अ डिफ़ॉल्ट। जो फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी एसएससी, ये हमने पहले डिस्कस किया है। ये जितने भी पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए ना, ये किसके पॉइंट है, ऑर्डिनरी एसएससी के ठीक है। ऑर्डिनरी एसएससी कौन होता है, जिन पे ये सभी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ये सभी उनमें से कोई एक कंडीशन अप्लाई होती है ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव असेसी कौन होता है, जो किसी पर्सन को या जो किसी असेसी को क्या करे, रिप्रेजेंट करे ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि अगेन मिस्टर वाई था ठीक है, वो एक असेसी था ठीक है, इसके ऊपर इनकम टैक्स का कोई केस चल रहा था ठीक है, एंड बाय चांस इसकी क्या होगी, डेथ हो गई ठीक है। एंड अगेन केस तो चालू है ठीक है। डेथ होने के बाद जो ये केस है, केस की जितनी भी प्रोसीडिंग है, अब कौन हैंडल करेगा, या तो इसका फैमिली मेम्बर या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ठीक है। और जो पर्सन ठीक है इस वाई के भी हाफ पे रिप्रेजेंट करता है ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेसी ठीक है। इसके 3 केस है ठीक। फर्स्ट डेथ, जो मैंने अभी बताया आपको। सेकंड है माइनर, सपोज जैसे कि एक है पर्सन जेड ठीक है, उसका जो बेटा है वो माइनर है। एंड अगेन हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पर्सन है ठीक है, क्योंकि जो माइनर है वो भी इनकम टैक्स के अंदर ही आता है। इट मीन्स कि ये माइनर है ठीक है, तो ये भी इनकम टैक्स के अंदर ही है। तो इसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही थी ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अब ये माइनर होने के कारण केस तो इनके कुछ जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट है, उनको फिलफिल नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई इसके जो पेरेंट्स होंगे ठीक है, जिसके माता पिता होंगे, वो क्या होंगे, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड है आपका नॉन रेजिडेंट पर्सन ठीक है, वो पर्सन जो फ़िलहाल इस टाइम पे इंडिया में नहीं है ठीक है, बट अगेन उसके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, कोई भी लीगल एक्शन चल रहा है, देन उस पर्सन के बिहाफ पे ठीक है, जिस पे केस चल रहा है, उस पर्सन के बिहाफ पे अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन उसके डिफेंड करता है, उस पर जो उसके जितना भी काम है उसको संभालता है, उससे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी। नॉन रेजिडेंस की एग्जांपल जैसे कि मिस्टर रिया थी, सॉरी मिसेस रिया थी ठीक है, इस पे ना इन पे भी अगेन कोई केस चल रहा था, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी ठीक है। एंड इस टाइम ये अभी इंडिया में नहीं थी ठीक है, तो इनके जो भी रिलेटिव होंगे, जो भी इनका हस्बैंड होगा, जो भी पर्सन ठीक है, जो इस पर्सन को ठीक है रिप्रेजेंट करता है, उससे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव असेसी। उसके बाद लास्ट है आपका असेसी इन डिफ़ॉल्ट। अ पर्सन इज़ डीम्ड टू बी असेसी इन डिफ़ॉल्ट इफ़ ही फेल्स टू फुलफिल एनी स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन, एनी स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट ठीक है। अगर किसी भी असेसी है, किसी भी पर्सन है ठीक है, कोई भी स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट, कोई भी स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन ठीक है, कोई भी लीगल काम ठीक है, उसको फुलफिल ना किया हो, वो कौन सा असेसी होता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। अब इसकी एग्जाम्पल जैसे कि सपोज अगेन मेरा एक इंस्टीट्यूशन था ठीक है, इंस्टीट्यूशन में अगेन मैंने बताया था कि मैंने कुछ प्रोफेशनल टीचर को हायर किए हुए थे। एंड जब मैं उनको जो मैं उनको सैलरी पे करती हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट के द्वारा मुझे कहा गया है कि जो भी आप सैलरी, जो भी आप इनकम देते हो किसी थर्ड पार्टी को, उस पर भी आपने ठीक है क्या करना होता है, TDS को काटना होता है ठीक है। लिमिट होती है पैसे की, कितने पैसे में आपने कितना TDS लगाना है, वो पीछे आपको गिवन होता है ठीक है, अपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे गिवन था, मुझे ऑब्लिगेशन मिली हुई थी कि मैंने जो सैलरी देनी है उनमें से मैंने टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे करना है। तो मैंने क्या किया, उस
जो मैंने इनकम पे की, ठीक है, उसमें मैंने टैक्स नहीं काटा, TDS नहीं काटा, देन उस केस में क्या होगा, मुझ पे पेनल्टी, मुझ पे, ठीक है, फ़ाइन चार्ज होगा, देन मैं क्या हुई, असेसी इन द डिफ़ॉल्ट। अगेन एक और एग्जांपल कि सपोज, ठीक है, आपको इनकम टैक्स जब आप फाइल करते हो तब आपको मैंने पहले बताया था कुछ डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट भी आपको बताया होता है एक्ट के द्वारा, तो वो डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनाया, ठीक है, अगेन आपने कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, देन उस केस में भी आप क्या होंगे, असेसी इन द डिफ़ॉल्ट। अगेन लास्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ असेसी। फर्स्ट है ऑर्डिनरी असेसी, ठीक है, सबसे पहले हमने मीनिंग किया था। मीनिंग के बाद जो तीनों कंडीशन थी ये किस में आती है, ऑर्डिनरी असेसी में आती है। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव असेसी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी क्या होता है, जो एक पर्सन, ठीक है, किसी दूसरे असेसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन केस ऑफ अ डेथ, इन केस ऑफ अ माइनर और इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है, वो पर्सन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यही होता है कि किसी थर्ड पार्टी को आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट आपका असेसी एंड डिफ़ॉल्ट। असेसी एंड डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कोई पर्सन, ठीक है, जिसने कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी अपनी कोई भी ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसको फुलफिल ना किया हो, वो कौन होता है, असेसी इन द डिफ़ॉल्ट।